अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14. It says a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. मतलब एक हॉट एयर बलून है या कोई सिंपल बलून है, उसको उड़ता हुआ देख रही है कोई लड़की, और वो जो मूव कर रहा है बलून, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है. ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, वो देखते हैं कैसे है. एंड ऑल्सो ये क्या है, ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे क्या है, फ्लो कर रहा है या मतलब दिख रहा है लड़की को कि इतना ऊंचा है वो ग्राउंड से. लड़की कहती है, मतलब लड़की की आईज से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट, मतलब किसी इंस्टेंट पे अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. रिड्यूसेस टू 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि एंगल कम हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो बलून है वो मूव कर गया है, थोड़ा सा दूर हो गया है. ठीक है, तो वो उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. ऑल्दो आपको फिगर गिवन है, पर देखो आई विल ऑल्सो ड्रॉ द फिगर फॉर यू. उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि अगर आपको क्वेश्चन में खुद से ड्रॉ करनी आ जाए फिगर तो कैसे करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया, हमें पता है कि एक बलून जो है वो मूव कर रहा है कितनी हाइट पर, 88.2 मीटर की हाइट पर ये बलून क्या है, मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं पर बलून है. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर. ठीक है, 1.2 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया कि इतना तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. लड़की की आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एट एनी इंस्टेंट, क्या बन गया, 60 डिग्री बन गया. कितना बन गया, 60 डिग्री. राइट. अब क्या हुआ, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था थोड़े टाइम के बाद रिड्यूस हो गया. अब मुझे एक बात बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री अगर ऐसा दिख रहा है तो 30 तो इससे कम होगा, यानी इसका हाफ. तो इसका मतलब जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रिड्यूस हो गया, इसका मतलब कि वो जो बलून था वो कुछ डिस्टेंस मूव कर गया. डिस्टेंस मूव कर गया और वो कुछ इस तरीके से मूव किया. देखो यहाँ पर एक और मैंने बलून बना दिया. ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव कर गया कि ये जो आपका हाइट है पूरा का पूरा, ये आपके पास है 88.2 मीटर. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस लड़की के लाइन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसकी जो आईज थी, लाइन ऑफ साइट जो थी, वो मैंने लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी. एंड लाइन ऑफ साइट वाज अ लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, कि लाइन ऑफ साइट तो कुछ इस तरीके से थी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना, आईज से निकलती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो होगी ना, तो वो आपके पास क्या है, मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी. अब अगर ये 1.2 मीटर है, ये अगर 1.2 मीटर है, तो ये वाला हाइट भी तो 1.2 मीटर होगा, ये भी 1.2 मीटर होगा. ये पूरा 88 है, तो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 88.2 माइनस 1.2, यानी टोटल हो गया 87 मीटर. यानी ये यहाँ बलून से लेकर के यहाँ तक कि लड़की की जो आईज से निकलती हुई हमने क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो वो क्या बन गया, हमारे पास एक 87 मीटर का हाइट बन गया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे नेम कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, समझ में आया. अब हम करते हैं, लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द बलून विच मूव्स फ्रॉम ए टू ई एंड इट इज ब्लोइंग या इट इज मूविंग एट द हाइट ऑफ, कितना हाइट है, सी ए हाइट पर मूव कर रहा है. ठीक है, एंड बी विद द पॉइंट वेयर द गर्ल इज स्टैंडिंग, या ऑल्सो यहाँ पर भी तो पॉइंट आएगा, हमने क्या नाम दिया इसको, ए बी सी डी एंड ई एफ, बी एफ बी द गर्ल. बी एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, गर्ल को रिप्रेजेंट करता है. बस उसी तरीके से हम लिखना शुरू कर देते हैं कि सारी चीजों को हमने पहले मेंशन करना है, एंड देन वी विल फाइंड कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो बलून है उसने कितना डिस्टेंस मूव किया. तो क्लियरली विजिबल मूव किया उसने बलून ने यहाँ से यहाँ तक, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है. तो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड दिस सी डी, हैव टू फाइंड दिस सी डी. अगर ध्यान से देखो, एकदम फोकस्ड देखो, तो आपको दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, दैट इज ए बी एंड सी इज अ ट्राइंगल. ऑल्सो ई बी डी इज अ ट्राइंगल. दोनों में ही आपको क्या है, बेस निकालना है. दोनों में ही आपको बेस निकालना है. क्यों निकालना है, क्योंकि आप जानते हो टोटल बेस में से अगर आपने ये माइनस कर दिया तो यही ना निकल जाएगा, और यही हमें चाहिए, है ना. इतना ही तो डिस्टेंस मूव किया और इतना ही हमें चाहिए. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. हम पहले क्या मेंशन करते हैं कि जो हमने चीजें खुद से अज्यूम की है, लेट बी एफ बी द गर्ल, लेट बी एफ बी द गर्ल एंड
A and E, A comma E be the position of balloon, positions of balloon, ठीक है, be the position of the balloon. बलून के अंदर डबल ओ आएगा, सिंगल ओ, डबल ओ आएगा, ठीक है. पोजीशन बी द बलून, और हम इसमें भी देख सकते हैं, यस वी हैव रिटन करेक्टली पोजीशन ऑफ द बलून. उसके बाद आप ये कहेंगे क्या कि एसी जो है वो इसका हाइट होगा, लेकिन एसी तो हाइट कंप्लीट नहीं है ना, तो इसको भी आप नाम दे सकते हो. यहाँ पर मैं नाम दे दूँ क्योंकि इसकी जरूरत है. क्या क्या नाम दोगे आप कि एफ, उसके बाद जी एंड देन एच, ठीक है. तो आप ई एच और ए जी कुछ भी मेंशन कर सकते हो, दिस इज अप टू यू, आपको कैसे करना है. You can just simply write down let AG be the height of the balloon from the ground, है ना. AG be the, or you can mention also AG and AG and then EH. AG and EH be the height of the balloon, from the ground, ठीक है, from the ground. नाउ वी हैव टू फाइंड कि बलून ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स को कंसीडर करना पड़ेगा. बट उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हाइट को भी क्या है जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये 87 कैसे आया, क्यों आया, ठीक है. हम लिखेंगे एज EH इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ED प्लस DH, ठीक है. ED प्लस DH, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ED की वैल्यू निकालेंगे. सो ED इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, ठीक है. यहाँ पर ये माइनस हो गया ना, EH माइनस DH, तो यहाँ पर लिख भी लो EH माइनस DH, ठीक है. ED आ गया, तो ये आपको मिलता है कितना, 87 मीटर. फाइन, क्योंकि आपके पास BF क्या है 1.2 है, तो DH भी 1.2 होगा. Now we can start our question, that is now in triangle. अब देखो फर्स्ट ट्राइंगल मैंने क्या कंसिडर किया, ABC, ठीक है. इन ट्राइंगल ABC क्या मुझे एंगल के बारे में पता है, यस मुझे पता है, दैट इज 60 डिग्री. अब 60 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है कि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस क्या होता है, टेंजेंट. दैट मीन्स मुझे क्या रेशियो मिल गया, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC. AC के बारे में पता है, BC के बारे में नहीं पता, टेंजेंट 60 पता है, दैट इज √3. AC कितना हो गया, जितना आपके पास ED है उतना ही तो AC है, राइट. तो ये हो गया 87 अपॉन में BC. दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 मीटर. इसे हम अभी एज इट इज रहने देंगे क्योंकि आगे क्या है, फर्दर कैलकुलेशन में हो सकता है कि हमें इसकी जरूरत पड़े, ठीक है. अभी इसको एज इट इज छोड़ो. हाँ, आंसर हमें क्या है, ऐसे नहीं छोड़ना है कि अगर डिनोमिनेटर में मेरे को क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है, तो हम एज इट इज नहीं छोड़ते, ठीक है. नाउ अगेन इन ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल भी दिख रही है मुझे. अगेन इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, दैट इज EBD, ठीक है, EBD. आप चाहो तो EDB भी कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू, है ना, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. यहाँ पर इन ट्राइंगल EBD हमें पता है कि एंगल इसके अंदर जो है यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया था 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के सामने और फिर अगेन बेस, यानी कि यहाँ पर भी मुझे टेंजेंट का ही रेशियो मिल रहा है, बट एंगल कितना है 30 डिग्री. तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ED अपॉन कितना है बेस, BD, ठीक है. BD के बारे में नहीं पता बट ED के बारे में पता है, तो वैल्यूज लगा देते हैं. टेंजेंट 30 होता है आपके पास 1/√3 और ED कितना है 87, BD नहीं पता. तो देखो यहाँ पर BD की जब हमने वैल्यू निकाली तो मुझे मिलता है 87√3 मीटर. फाइन, बट निकालना क्या है कि बलून ने कितना डिस्टेंस मूव किया, है ना. अब देखो बलून ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर. नाउ क्या आएगा यहाँ पर, CD इज इक्वल्स टू BD माइनस BC. फाइन. अब यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यूज पता है, ठीक है. BD अभी हमने निकाला, दैट इज 87√3 माइनस 87 अपॉन √3. हम क्या करेंगे यहाँ पर, एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लिया, दैट इज
√3। अब यहाँ पर क्या आया 87 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया क्या √3 इंटू √3 दैट इज 3। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया -1। ये मैंने 2 स्टेप एक साथ किए हैं, आप ध्यान रखना। आपको मैं यहाँ रफ में करके दिखाती हूँ, देखो इट विल बी लाइक 87 इंटू 3 -87। तो 87 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया क्या 3 -1, और इट गिव्स यू 87 इंटू 2 अपॉन में √3। तो √3 यहाँ पर कैसा है, इरेशनल है, जिसे हम रैशनल बनाएंगे बाय रैशनलाइजेशन। √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। तो ये आपको जो कैंसिल होके यहाँ पर देगा, क्या देगा, दैट विल गिव यू 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। तो 29 इंटू 2, अब 29 इंटू 2 कितना होता है 58। 58 के साथ कितना मल्टीप्लाई है √3, तो 58 √3 मीटर। दैट मीन्स बलून्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया 58 √3। सो कंक्लूडिंग लाइन यहाँ पर आ जाएगी, सो द बलून, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हमें सेंस यूज किया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, है ना। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम सेम लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, so the distance traveled by the balloon in the interval कितना है, अभी अभी कैलकुलेट किया ना हमने, दैट वाज 58 √3 मीटर। ठीक है 58 √3 मीटर, ये समझ में आया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जैसे ही क्या हो गया एंगल रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो दूर हो गया। ठीक है तभी वो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मुझे ज्यादा मिलता, 60 से अगर ज्यादा होता, तो इसका मतलब वो पास आ रहा है। ठीक है तो हमारे पास ये बलून यहाँ होने के बजाय यहाँ होता और वो एंगल इंक्रीज हो जाता, इंक्लिनेशन इंक्रीज हो जाता। ठीक है समझ में आया। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक हाईवे है, वो जहां खत्म होता है वहां एक टावर आता है, तभी तो फुट ऑफ द टावर को लीड कर रहा है। ठीक है वो एक टावर आता है, उसके बाद एक आदमी उस पर खड़ा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। वो खड़ा होकर क्या कर रहा है, नीचे जो रोड पर हाईवे पर गाड़ी चल रही है, कार्स चल रही है, उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है और वो क्या करता है ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होगा, जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो ये कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने नोट किया कि 30 डिग्री था, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यानी 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वाज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कार क्या हो गई, पहले दूर थी लेकिन अब पास आ गई, है ना। उसके बाद कहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब कि टाइम कितना लग गया कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा हो गया क्वेश्चन, क्यों हो गया, क्योंकि ना हमें डिस्टेंस पता है ना हमें स्पीड पता है, सिर्फ ये पता है कि जो स्पीड मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और वो कितने सेकंड में कहाँ तक पहुंच गई, इतना ही पता है। यहीं से हमें अपना सारा कुछ निकालना है, पर कैसे, देखो सबसे पहला काम आपके पास क्या है, फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है इसने क्या कहा, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ मान लीजिए कहीं पर आपके पास कोई टावर है। ठीक है ये कोई टावर है और ये कोई क्या है, हाईवे है। ठीक है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये फुट ऑफ द टावर आपको पता चल गया कि यहाँ पर है। ठीक है और एक आदमी यहाँ खड़ा होकर के क्या कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है फॉर अ चांस। कहता है कि जब उसने ऑब्जर्व किया कार को तो एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, इट बिकम्स द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कैसी है कि आपकी आंखें कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो आपकी लाइन ऑफ साइट है। मान लीजिए यहाँ कहीं गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल रही है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है, इंक्रीज हो रही है, मतलब गाड़ी क्या है टावर की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये हमारे पास आ गया कितना, 30 डिग्री। यानी ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, बिकॉज दीज टू हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो दे मेक अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइन ठीक है और उसके बाद कहता है कि थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद, 6 सेकेंड्स लेटर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो आपका हो गया 60 डिग्री। अगेन these two lines are parallel and this is the transversal, so this also will be
60 डिग्री एंड टावर और हाईवे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए गाड़ी को कितना टाइम लगेगा। अगेन मुझे ना तो टावर की हाइट पता है, ना मुझे इनके बीच का डिस्टेंस पता, कुछ भी तो नहीं पता है ना, कुछ भी नहीं पता हमें। तो हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस फिगर में नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसके अलावा तो कहीं हमें नेमिंग नहीं करना है, राइट। अब देखो क्या किया मैंने, पहले तो लिख दिया कि ये चीजें हैं क्या, तो लिख देते हैं लेट AB be the tower, AB be the tower and C and D be the positions of car, be the positions of the car, positions मतलब कि 6 second later and after, be the positions of the car, ठीक है। इनिशियली कार की पोजीशन थी सी और उसके बाद सॉरी इनिशियली थी डी और उसके बाद वो चेंज होके आ गई सी पर, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पर अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हाइट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब देखो फायदा ये होगा कि हम बार बार ए बी ना यूज करें, तो एक सिंपल वर्ड हम यूज कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता, सब कुछ हमें अज्यूम करना चल के करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लेट करते हैं, let height of the tower, let height of the tower is equals to h meter. So this implies AB is equals to h meter, AB h meter हो गया, ठीक है। फर्दर हम मानते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि सब कुछ हम मीटर में लेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑल्सो लेट द स्पीड ऑफ द कार, let the speed of the car is equals to x meter per second, ठीक है, x meter per second। सो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से D से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है, so the distance DC is equals to 6 into x, यानी कि टाइम कितना था 6 सेकेंड्स, टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस देता है 6x मीटर, फाइन। अब ये जो डिस्टेंस था ये मुझे पता चल गया कि ये तो 6x मीटर है, डीसी जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस हमें पता है कि 6 सेकंड के बाद ये सी पर पहुंच गए, 6 सेकंड के बाद ये सी पर पहुंच गए, पर डिस्टेंस कितना किया, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमने मान लिया x, टाइम हमें पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है BC, तो हम BC को डिस्टेंस जैसे ये निकाला उसपे हमें टाइम पता था, तो यहाँ पर भी हम टाइम क्या है लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं क्या कि let the time taken to travel from C to B, ठीक है। C से B तक ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, T सेकेंड्स का टाइम ले लिया, सेकेंड्स का टाइम ले लिया, ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम ले लिया। तो इसका मतलब डिस्टेंस BC कितना हो गया, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस CB या BC लगा लो, ये कितना हो गया XT, ये हमारे पास हो गया है XT। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो टाइम निकालना है ना, कितने टाइम में ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, मुझे डिस्टेंस नहीं निकालना। बट अगेन कुछ ना कुछ तो हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए, राइट, कि हमें कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमें जो चीजें चाहिए थी वो हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ट्राइंगल्स बन रही है, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट हमें साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाली साइड मैंने अज्यूम कर ली कि ये h है, ये मुझे निकल गई, ये मेरी क्या है टाइम की हेल्प से निकल गई, कि टाइम एक में मुझे गिवन था, एक में मैंने लेट कर लिया, और फिर स्पीड तो पहले से लेट की हुई है, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करो, दोनों ही ट्राइंगल्स को कंसीडर करो वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, कंसीडर इन ट्राइंगल ABD, यहाँ कौन सा रेशो मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो हमने लेट किया है वो यही तो लेट किया है कि परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना। अभी तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें कब क्या कौन सा लेना है ना। तो टेंजेंट 30 जो है, टेंजेंट आपका बहुत फ्रिक्वेंट यूज हो रहा है यहाँ पर,
तो टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD। जो वैल्यूज आप जानते हैं उनको पुट कर दीजिए। 1/√3, AB कितना है h और BD कितना है 6x प्लस में xt। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 6x प्लस xt। फाइन। अब यहां से अगर मुझे h की वैल्यू निकालना है तो क्या निकलेगा, h√3 इज इक्वल्स टू 6x प्लस t। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 प्लस t इंटू x, है ना, लिखा जा सकता है, x कॉमन ले लिया। फाइन। अब ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 1। अगेन एक और ट्राइंगल है, देखो, अगेन इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ABC। अगेन इन ट्राइंगल ABC, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC, जो वैल्यूज हम जानते हैं वही हम यहाँ लिख देंगे। टेंजेंट 60 कितना हो गया √3 और AB कितना है हमारे पास h और यहाँ पर BC कितना है xt। फाइन, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आया, यहाँ पर आया √3xt इज इक्वल्स टू h, और यू कैन राइट h इज इक्वल्स टू 3xt, √3xt। इसे आप नाम दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मुझे h का वैल्यू गिवन है और यहाँ पर h यूज हो रहा है। अगर जैसे ही h की वैल्यू पुट कर दिया तो xt में ही बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 2 इन द 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट h इज इक्वल्स टू √3xt इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का थोड़ा सा मैं साइड चेंज कर रही हूँ, आई एम राइटिंग इट एज 6 प्लस t इंटू में x इज इक्वल्स टू √3, h की वैल्यू क्या है √3xt, √3 इंटू √3 इज 3, तो यहाँ क्या बन गया 6 प्लस t x इज इक्वल्स टू 3xt। अब ध्यान से देखो, दोनों ही साइड पर x आ रहा है, एक x को अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो वो डिवाइड में चला गया और यहाँ पर सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बच गया 3t, ठीक है, t यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर ले जाओ, क्या आ गया 3t माइनस t, दिस इंप्लाइज 3t माइनस t इज इक्वल्स टू 6। सिर्फ साइड चेंज किया मैंने और कुछ भी नहीं किया और ट्रांसपोजिंग कर दिया t का, ठीक है। तो यहाँ मिल गया मुझे 2t इज इक्वल्स टू 6 एंड दिस गिव्स मी t इज इक्वल्स टू 3, है ना। यानी t हमने क्या लेट किया हुआ था सेकंड की, टाइम टेकन फ्रॉम c टू b, टाइम टेकन फ्रॉम c टू b कितना आ गया अब 3 सेकंड्स, और यही तो निकालना था, है ना। तो हम लैंग्वेज यूज कर लेते हैं क्या, सो द टाइम टेकन, यहाँ देखिए क्या लिख रही हूँ मैं, so the time taken by car to reach, कहाँ जाना था, to reach the foot of the tower, is 3 seconds, ठीक है। 3 seconds का टाइम लगा है कार को फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम पॉइंट C टू B, यानी C पॉइंट से हमें कितना टाइम लगेगा या गाड़ी को कितना टाइम लगेगा 6 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो यहाँ से, टाइम लग रहा है मुझे 3 सेकेंड और x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, अब क्योंकि आपको क्या है टाइम की वैल्यू पता है, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा h की वैल्यू, बट इन एक्सप्रेशन में निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर और हमें वैल्यू सिर्फ किसकी पता है, t की पता है ना। वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक तो h, एक x और एक t, ठीक है। इफ आई नो आउट ऑफ दीज की 2 वैल्यूज भी अगर मुझे पता है देन ओनली आई कैन फाइंड, फाइन। हमें जो चाहिए था वैसे वो तो हमें मिल ही गया, यही हमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन है दिस एक्सरसाइज का एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी एक टावर है उसके टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस, 2 points on the ground at a distance that is given 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary। मतलब अब हमें एंगल्स नहीं पता, हमें बस ये पता है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बट
हमें थोड़ा सा इसको क्या है दिमाग में इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है ना। तो वो कहाँ से देख रहा है कि एक रोड है या फिर जहां पर ये टावर खड़ा है उसके हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक लाइन जो भी है वहां पर 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं, जो कि कितना कितना दूर है वो हमें टावर से बताया है। एक पॉइंट है 9 मीटर दूर है और एक है 4 मीटर दूर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिगर ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर कोई टावर बना दिया। ठीक है, अब इस टावर के मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनाया गया तो दोनों के दोनों जो एंगल्स थे वो कैसे थे, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे थे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लेते हैं कि अगर एक थीटा है तो दूसरा डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होने वाला है। ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ा सा क्या है गलत सा बन गया है, पर आप जब बनाएंगे तो इसको ठीक से बना लेंगे, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्केल ओनली। फाइन, देखो मैंने क्या किया, नेमिंग कर दिया ए बी सी डी। ये तो बिल्कुल पहले जैसी ही फिगर बन गई ना, है ना। हमें क्या बताना है, ए बी एक टावर है और ये जो सी और डी पॉइंट्स है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन के पॉइंट है विद द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, जो अभी हमने क्या है ऑब्जर्वेशन किया है। कि अब हमने क्या करना है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज दीज टू आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये एंगल। तो हमने बना लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस है 6 मीटर। बट यहाँ पर मुझे अगेन कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर ये पता है कि टावर से एक तो पॉइंट कितना है, 9 मीटर दूर है। ठीक है, 9 मीटर दूर है और एक पॉइंट है 4 मीटर दूर है। ठीक है, ये हमें पता है यहाँ पर। अब बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जब ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने तो अगेन 2 ट्राइंगल्स आई कैन सी, दोनों ट्राइंगल्स में लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, और इसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, एच। ठीक है, हम कहते हैं क्या कि लेट ए बी द टावर, ए बी द टावर, और यहीं पर मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, ऑफ हाइट एच मीटर, ऑफ हाइट, अलग से नहीं कर रहे हम, ऑफ हाइट एच मीटर। ठीक है, ये एच मीटर की हाइट है। ठीक है, एंड सी एंड डी बी द पोजिशन, सी एंड डी बी द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, बी द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। फाइन, ठीक है, इन पॉइंट से हमने क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जर्व किया तो दोनों के दोनों एंगल्स कैसे आ रहे थे, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास आता क्या है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल से अगर मैं करती हूँ कोशिश, तो दोनों ही ट्राइंगल से हाइट तो मेरा सेम ही रहने वाला है ना। देखो मैंने कंसिडर किया इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, हमें पता है क्या कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में, हमें यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। ए बी हमने मान लिया है h और बी सी हमें गिवन है 4। तो यहाँ देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास h अपॉन 4। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इस ट्राइंगल में भी हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी। ठीक है, अब आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कराए थे ना। मैंने आपको कहा था कि ये जो टॉपिक है कि एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपके एग्जाम में से डिलीट हो गया है पोर्शन, बट फिर भी आपको कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था 8.4 एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चन जो है वो इसके यूज से हो रहे थे, इसकी हेल्प से। तो वहां मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज भी लिखवाए थे ना, कि हम इस तरीके से एंगल्स जो हैं अगर लिख सके कि 90 माइनस थीटा, कि 90 में से कुछ माइनस करके लिख सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, चेंज हो जाता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आता है आपके पास कॉस थीटा, सेम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अगर आ जाए तो वो आता है साइन थीटा के बराबर। और वहां हमने देखा था कि टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कोटेंजेंट थीटा के बराबर। ठीक है, बीडी की वैल्यू कितना है, 9। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों को अगर देखा जाए, ये मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1 और इसे दिया इक्वेशन 2।
अब देखो, आपको आपको ये भी पता है कि टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कर दिया जाए तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 मिल रहा है, बट 1 तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ही वेरिएबल बच जाता है, दैट इज h। h/4 इंटू h/9, दैट मीन्स h स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल्स टू 1। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब। ये समझ आ रहा? चलो करते हैं। देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट इट डाउन। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। मुझे मिलता है टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू h/4 इंटू h/9, ठीक है। ये आता है मेरे पास 1, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा इंटू 1 बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन में 36। So this implies h square upon 36 equals to 1, and this gives you h square is equal to 36. Taking square root, taking square root both the sides, square root लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई बताओ, किसका स्क्वायर होता है 36? बोथ साइड्स हमें मिलता है h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। h मिलता है प्लस माइनस 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और नेगेटिव वाली को इग्नोर कर देंगे। क्यों करेंगे इग्नोर, बता सकता है कोई? क्योंकि बेटा h को हमने क्या माना है, हमने माना है कि ये एक हाइट है, और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसीलिए आपके पास h आ गया है कितना, 6 मीटर, और यही तो प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आया? सो हम लिखेंगे thus the height of the tower is 6 meter and hence proved, is 6 meter and hence proved। क्वेश्चन खत्म। और क्वेश्चन खत्म होने के साथ साथ हमारा क्या है, एक्सरसाइज भी खत्म होता है और साथ ही साथ चैप्टर भी खत्म होता है ना। तो 9th चैप्टर जो था आपका, दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था, व्हेन यू हैव टू फाइंड द लार्जर डिस्टेंसेस एंड लार्जर हाइट्स, तो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और कैसे करते हैं वो अभी हम देख ही रहे हैं क्वेश्चंस में, राइट। समझ में आया? सो आई होप ये जो चैप्टर है अब थोड़ा बहुत आप यूज टू होने लगे हो ट्रिग्नोमेट्री के, और प्लीज मेक इट फ्रेंडली, है ना। इसको आप अपना फ्रेंड बना लो, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड बना लो, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। अगर आप इसके फ्रेंड बन गए हो, मतलब आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है ये करने में, तो बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर नहीं लग रहा है तो अच्छा लगाओ बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और है भी इजी। एक बार आपको आ गया ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून टू स्कूल जी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।